तो हम अभी इकोसिस्टम में ही फंसे हुए हैं। इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे कल, फंक्शंस पढ़ लिए थे। कितने फंक्शंस हैं? 4 नहीं, 4 सर्विसेज हैं, फंक्शंस 3। हाँ 4 है, ठीक है ना। क्या क्या सर्विसेज हैं? प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग, कल्चरल, जिसको हम एस्थेटिक भी बोलते हैं। और जो फंक्शंस हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायोजियोकेमिकल साइकिल को ही न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। एनर्जी, जिसमें हमने पिरामिड्स पढ़े, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, बाइनरी कम्युनिटी, आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और इंटरमीडिएट स्टेज जो इनको सीरीज बोलते हैं, सब हमने डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के टाइप्स। देखिए हमारा यहाँ पे ना क्या होता है कि लिमिटेड आवर्स दिए जाते हैं। अगर मैंने आपको बोला ना, जैसे मैंने आपको कल बोला 10, 20%, 30%, 40% बताया था मैंने कल आपको, तो फोकस करना चाहिए जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हम यही पढ़ेंगे पूरा, आप मान लीजिए जुलाई तक, पूरा जुलाई तक मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इससे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाकी 90 कहाँ से करोगे? सही बात है ना। तो हमें अलॉटेड टाइम दिया जाता है कि सर आपको 50 आवर्स, 60 आवर्स, 70 आवर्स में खत्म करना है, ताकि बाकी कंपोनेंट्स को भी इक्वल टाइम मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीजें तो है ही, इसीलिए मुझे थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर स्पीड है, स्पीड इज नॉट एन इशू। इशू ये है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आप पूछ लो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं, आप बोलोगे यार शायद सबको आ गया, मुझे नहीं आ गया, तो अगर मैं पूछूंगा तो लोग थोड़ा मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है और आप पूछ रहे हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, पूरी क्लास के बदले क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या पता उस बच्ची को समझ नहीं आया और वो डर रही है क्वेश्चन पूछने से। अगर आप पूछ रहे हो तो उसका काम भी होगा। सो डू आस्क क्वेश्चंस, डाउट्स, स्पेशली बिफोर द क्लास, जैसे अभी मैंने 15 मिनट आपको बोला था, एंड आफ्टर द क्लास। कोई भी डाउट हो, जस्ट नोट डाउन द डाउट। मैं पढ़ा रहा हूं, आप जस्ट नोट डाउन कर लो, लास्ट में पूछ लो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर आप देखोगे मोटा मोटी रफली स्पीकिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। एक को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, दूसरे को बोलते हैं एक्वाटिक। कुछ नहीं करना है, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यस, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, 2 तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो टेरेस्ट्रियल है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ी है, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है इट इज वेरी सिंपल, ये वहां पे भी कवर होता है। इसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी काम आएगा। दिस इज आवर अर्थ, दिस इज अ ग्लोब, ठीक है। इसके बीच में जो लाइन पास होती है इसको बोलते हैं इक्वेटर। कहीं नहीं है ये लाइन, these are imaginary lines। ये हम खुद बनाए हैं लाइन्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, चीजों को समझने के लिए। पानियों में लकीरें खींचता रह गया, एहसास के दायरे में मैं तन्हा ही डूब गया, ठीक है ना। तो पानियों में लकीरें खींचते, हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। कहाँ है बाउंड्री? आप मुझे बताओ कहाँ पे पैसिफिक खत्म हो रहा है, अटलांटिक स्टार्ट हो रहा है? नहीं, हम खुद ही ये लाइनें बना रहे हैं। क्यों? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, चीजों को समझने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। पढ़ा होगा आपने, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सो दीज आर पैरेलल्स, क्योंकि इसके ऊपर जो भी लाइनें जाएंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स। हम लॉन्गिट्यूड्स के साथ डील नहीं करेंगे, हम करेंगे लैटिट्यूड्स के साथ डील। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। 23.5 डिग्री इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया आता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, इसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर और एक सर्कल होता है, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, क्योंकि ऊपर आर्टिक है, नीचे जो है एंटार्क्टिक है, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक। ये हो गया आपको ये पॉइंट नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो अगर आप देखोगे ये जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर दीज लाइंस, एज पर दीज लैटिट्यूड्स। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, 5 डिग्री नॉर्थ, यहां से यहां तक आपको 90 डिग्री आएंगे, यहां से यहां तक आपको 90 डिग्री आएंगे।
कुल मिला के अगर आप देखोगे 360 डिग्री इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल जो है 360, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, कुल मिला के 360 ही बनेगी। ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हाल तेरा है वो हाल मेरा है। ठीक है, जो ऊपर हाल होगा वही हाल नीचे, तो मैं ऊपर को क्यों रखूंगा। यहां तक 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, इस रीजन को बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज है। और ये वाला रीजन जो है, अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला था कल एटलस साथ लेना, ठीक है, अगर आप एटलस देखोगे तो ये वाला रीजन जो है 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, इसमें ज्यादा पोर्शन जो है वो वाटर का है, ओशंस का है। और ये वाला पोर्शन जो है, जब आप पढ़ोगे एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, बड़ा आपने एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, कि जब देखोगे आप आज क्या चल रहा है, यहाँ पे आज मार्च है तो यहाँ पे स्प्रिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे क्या है, ऑटम है, देयर इज ऑटम, वहां पे अल्टरनेट होता है। यहाँ पे 21 जून को जो होता है उसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, लेकिन वहां पे होता है विंटर सॉलिस्टिस। जितनी ठंड यहाँ पे दिसंबर में होती है, उतनी ही ठंड जून में कहां पे होगी, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, बिल्कुल अपोजिट। तो ये वाला रीजन जो है इसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। इसमें ज्यादातर, मैंने आपको बोला, अगर आप देखोगे अपना एटलस देखोगे, मैप देखोगे, इसमें ज्यादा सा पोर्शन जो है वो पानी का ही है, लैंड का काम। yes. और सन जो है पूरा साल भर यहाँ पे डायरेक्टली शाइन करता है। ये सब चीजें जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। yes. तो सन जो है हमेशा यहाँ पे डायरेक्टली शाइन करेगा। 21 जून को यहाँ पे शाइन करेगा और 22 दिसंबर को यहाँ पे शाइन करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, क्योंकि अर्थ का टिल्ट है। ये देखो ना ब्लू, अगर आप इसमें मैं टार्च डालू ना, ये तो है हमारा यहाँ, इससे भी काम हो सकता है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो सन जो है ना हमेशा यहाँ पे शाइन करेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये अर्थ जो है स्टैटिक नहीं, ये भी घूमती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सन जो है यहीं पे शाइन कर रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन इन्फ्लुएंस में आएगा। लेकिन जब आप इस साइड देखोगे तो ये वाला पोर्शन इन्फ्लुएंस में आएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते, लगता है कि सन ऊपर नीचे कर रहा है, सन ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ का टिल्ट है। इसकी वजह से सीजन्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, इसमें एक ही सीजन रहता है, क्योंकि चाहे आगे से सन हो या पीछे से सन हो, ये हमेशा इस पे डायरेक्टली शाइन करेगा। मतलब ज्यादा शाइन करेगा, मतलब ज्यादा इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब सन की गर्मी पड़ेगी। और यहां देखो, आप देखो ना, मैक्सिमम पोर्शन जो है वाटर से भरा हुआ है। आप देखो, मैं झूठ थोड़ी बता रहा हूं, देखो ये इक्वेटर है ना, देखो यहां से, यहीं से पानी है, देखो पानी पानी है ना, बस ये थोड़ा बीच में आता है लैंड मास, और ये लैंड मास थोड़ा बीच में आता है, तो पूरा पानी ही पानी है। सन डायरेक्टली शाइन कर रहा है, पानी से भरा हुआ है, इंसोलेशन ज्यादा होगी। इंसोलेशन मतलब सूरज की गर्मी, सूरज की गर्मी होगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगी, इवापोरेशन ज्यादा होगी तो भाप उठेगा, स्टीम बनेगा। स्टीम जो होता है वो लाइटर होता है एज कम, क्योंकि गर्म है, वार्मर है ना, और कूल जो है वो डिसेंड करता है, तो ऊपर जाएगा। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे बारिश होती है। अगर आप देखोगे, ये कोलंबिया में, ज्योग्राफी में आ रहा हूं, ये जो कंट्री है ना कोलंबिया, यहां हर दिन 365 डेज थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। तो ये वाले रीजन में ज्यादा बारिशें होती है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। इसलिए इस रीजन में जो फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इकोसिस्टम, सिर्फ बारिश ही बारिश। जैसे मैंने आपको कल बायोम पढ़ाया था, ग्रासलैंड एक तरफ फॉरेस्ट एक तरफ डेजर्ट। तो ये वाला रीजन इट इज यूनिक, दिन भर बारिशें, बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलो, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बोलो, वो पाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। अब जब इससे ऊपर जाओगे, अप टू ये 5 डिग्रीज है, यहां से ऊपर जाओगे अप टू 10 डिग्रीज, 10 to 15 डिग्रीज, यहां तक ये टच हो रहा है आपका। हाँ देखो, मैं 10 डिग्रीज तक जाओगे,
या 15 डिग्री तक जाओगे। ठीक है, तो ये वाले रीजन में ना वो हाल नहीं होता है जो इक्वेटोरियल को होता है। यहां पे भी बारिशें होती है बट साल भर नहीं होती। देयर इज डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन। मानसून आपने सुना है, 3-4 महीने हिंदुस्तान में पूरी बारिशें होती है, बाकी 8 महीने तो ड्राई रहता है। तो यहाँ पे आपको पहली बार डिस्टिंक्शन मिलेगी कि ये ड्राई सीजन है, ये वेट सीजन है। इसको बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं? नाम तो सुना होगा, सवाना बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे आप तो मान लीजिए 30 डिग्री तक, यहां पे पाया जाता है क्लाइमेट, इसको बोलते हैं मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटरेनियन रीजन है ना आपका, दिस इज योर मेडिटरेनियन रीजन। अभी आपने ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ी है। दिस इज योर मेडिटरेनियन रीजन। ये मेडिटरेनियन सी है ना, मेडिटरेनियन मतलब मिडिल, इसको बोलते हैं मेडिटरेनियन सी। तो ये देखो आप, ये इसी के अंडर आता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे विंटर में बारिश होती है, समर में ड्राई रहता है। वो कैसे रहता है? शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट्स होता है। ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ये पढ़ाने बैठूं तो ज्योग्राफी पढ़ानी, मुझे पढ़ाने आपको शॉर्ट में कि अर्थ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहां पे डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज है, प्रेसिपिटेशन में चेंज। तो जितना ऊपर ऊपर जाओगे, चाहे आल्टीट्यूड में ऊपर जाओ, आल्टीट्यूड मतलब हाइट, चाहे लैटिट्यूड में ऊपर जाओ, ठंड बढ़ेगी सर। तो अगर आप देखोगे ना हमारा जम्मू कश्मीर और ये जो हिमालयाज है, इसको बोलते हैं HKH, हिंदू कुश हिमालयाज। हिंदू कुश हिमालय इज कॉल्ड थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक यहां पे फंसा हुआ है हिंदू कुश हिमालयाज। अगर आप हिंदू कुश हिमालय देखोगे, ये लैटिट्यूड में नीचे है, इक्वेटर के क्लोज है, तो यहां पे तो गर्मी होनी चाहिए। फिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर सियाचिन, बाइफो, बाल्टोरो, हिस्पर यहां पाए जाते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द आल्टीट्यूड। समझ आ रही है बात? आल्टीट्यूड की वजह से। तो दो चीजों से ठंड बढ़ेगी सर, या तो लैटिट्यूड में ऊपर जाओ या आल्टीट्यूड में। ठीक है ना? तो आप देखो यहाँ पे, अगर यहीं पे अगर ये जो आपके हिमालयाज हैं, हिमालयाज आप बोलोगे कि ऊपर है लैटिट्यूड में, इसलिए यहाँ पे ठंड नहीं। उसके पीछे देखो, उसके पीछे आपका तिब्बतन प्लेटू है, वहां अच्छी खासी गर्मी रहती है क्योंकि वो लो लाइंग है, नीचे है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये अभी जो है आपका वेस्ट साइड है, ये आपका ईस्ट साइड है। इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ये ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, मैं आपको बस मैं जो मुझे समझाना है वो समझो आप, इन चीजों में मत घुसो। मैं आपको दिखा रहा हूं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है डिपेंडिंग अपॉन योर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो आपका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। इसके ऊपर एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको बोलते हैं मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट कूल मार्जिन। वार्म नहीं, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ये वेस्टर्न साइड हो गया, एक हो गया वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, इसको बोलते हैं मेडिटरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके ऊपर जाओगे तो ब्रिटिश पहुंच जाओगे। देखो ना, ये आपका मेडिटरेनियन रीजन है, तो यहां तक आप मान लीजिए ये वाला रीजन जो है इट्स वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। इसके ऊपर जाओगे, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, इसको बोलते हैं कूल टेम्परेट वेस्टर्न। वार्म से ऊपर क्या जाओ, वार्म से ऊपर तो कूल ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, इसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है ना? तो यही चीज इस तरफ रेप्लिकेट होगी सर। अगर ये वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन है, ये आपका वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है, इसको बोलते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। इससे ऊपर जाओगे तो कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, इसको बोलते हैं लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यस सर। तो जो कॉन्टिनेंट्स होंगे, देखो ना, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, ये आपका अफ्रीका है, तो इस तरफ यहां पे पाया जाएगा आपका वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, यहां पाया जाएगा कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। लेकिन इस तरफ क्या पाया जाएगा? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। इस तरफ क्या? कूल टेम्परेट। ठीक है ना? तो हर किसी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड अलग चीज है, वेस्टर्न साइड अलग चीज। ठीक है ना? इसको बोलते हैं लॉरेंशियन टाइप। असल में यूएस में जगह है ये ना, यूएसए यहाँ पर, यहाँ पे जो है इसको लॉरेंशिया बोलते हैं, उसके नाम पे पड़ा है, कनाडा के आसपास। लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके ऊपर जाओगे, इस रीजन को बोलते हैं टाइगा। क्या बोलते हैं? टाइगा।
मत, और इसके ऊपर जो रीजन है इसको बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा मतलब ठंड, फ्रॉस्ट कंडीशंस, फ्रोजन लैंड सरफेस होती है, उस फ्रोजन लैंड सरफेस को बोलते हैं क्रायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? याद रखना, जैसे आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लेकिन जो आइस कवर्ड लैंड होगी उसको क्या बोलेंगे? क्रायोस्फीयर। यहां पे मान लीजिए आप 8 महीने जो है पूरा बर्फ से ढका रहता है, बस 2-3 महीने जो है लैंड जो है वो स्नो फ्री हो जाती है। ठीक है। सो टुंड्रा, टाइगा, आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसके नीचे सवाना, उसके नीचे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो बीच में क्या है? अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जैसे ये है आपका, ये देखो ना, ये इंडिया है ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ है बीच में, इसको बोलते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। और भी एक चीज है, सवाना के ऊपर और एक चीज होती है, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया सवाना इस तरफ है, दिस इज सवाना, दिस इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट। इसके ऊपर ये वाला रीजन जो है इनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ये यहाँ पे भी पाए जाएंगे। ये देखिए यूएस कनाडा बॉर्डर है ना, यहाँ बीच में सेंटर में, इस तरफ या तो वेस्ट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ऊपर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, इस तरफ भी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन बीच में लैंड है ना, यहां पे बनेगा आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हाँ आपके नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं प्रेरीज, नीचे यहां पे बोलते हैं पंपास। ठीक है। यहां बीच में बोलते हैं, यहां ये वाले रीजन में सेंट्रल एशिया में इनको बोलते हैं फेल्ट्स, लिखते हैं वेल्ट्स, VELDTS पढ़ते हैं फेल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में इनको बोलते हैं सर डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। और जहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स नहीं होंगी, अब देखिए चाइना जो है, यहां पे ना ही टेम्परेट ग्रासलैंड है, ना ही मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहां पे होगा जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स। क्या बोलते हैं? इन कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स, जैसे टकला मकान हो गया आपका, यहाँ पे टकला मकान बोलते हैं जगह चाइना में। ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इट कैन बी फॉरेस्ट, इट कैन बी ग्रासलैंड, इट कैन बी डेजर्ट। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ है। फिर फॉरेस्ट की अलग टाइप, जो टाइगा में पाई जाएंगे उनको बोरियल बोलते हैं, टाइगा से नीचे होंगी उनको कॉनिफेरस बोलते हैं, इक्वेटर के आसपास होंगी तो रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है ना। उसके ऊपर होंगी तो उनको टेम्परेट डेसिडुअस बोलते हैं। डेसिडुअस व्हाई? बिकॉज प्लांट्स या ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ठीक है। तो इस तरह के आपके डिफरेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो सकते। मैंने पानी के साथ कुछ नहीं किया सर। मैंने बोला कि लैंड में क्या क्या हो सकता है। फॉरेस्ट हो सकता है, प्लेन्स हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, माउंटेनियस रीजन्स हो सकते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। डेजर्ट्स हो सकते हैं, टुंड्रा हो सकता है, टाइगा हो सकता है। टुंड्रा में तो कोई फॉरेस्ट नहीं होते क्योंकि क्रायोस्फीयर है। ठीक है। तो टुंड्रा से, जब टुंड्रा में आइस पिघलेगा वो नीचे आएगा, वो टाइगा में जमा होगा। ये जो टाइगा रीजन होता है ये स्वैम्पी होता है, दलदल। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। वो सॉफ्टवुड फॉरेस्ट होती है, इसलिए कनाडा या लंबरिंग इंडस्ट्री होती है। क्या बोलते हैं उस इंडस्ट्री को? लंबरिंग। अरे टिम्बर विम्बर डीलर्स होते हैं ना जो फॉरेस्ट को यूज करते हैं एज एन इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं लंबरिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन आया भी था कि सॉफ्टवुड नीचे है या ऊपर है? ऊपर है सर। जितना नीचे जाओगे हार्डवुड और स्पीशीज भी ज्यादा होंगी, इसलिए लंबरिंग जो है इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल इन योर इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही तरह के पेड़ मिलेंगे तो काटते जाओ। यहाँ पे आपको डिफरेंट पेड़ मिलेंगे तो चुन चुन के निकालना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल सैंडलवुड सुना है ना आपने? चंदन जो है आप जाओगे दूर से चमकता है, क्लोज जाओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं चंदन कहाँ के, सिर्फ दूर से उसको गोली मारनी पड़ती है ताकि निशान रह सके, फिर आगे जाके उसको काटना पड़े। रेड सैंडल, हाँ रेड सैंडल, सैंडलवुड। ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इकोसिस्टम, और मैं समझा रहा हूँ आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये लैंड में क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं, माउंटेनियस रीजन्स हो सकते हैं, टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है ना। और ये जो मैंने आपको बताया ना ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स,
ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स, ये कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। Yes, sir. डेजर्ट कभी गर्मी से नहीं पहचाना जाता, याद रखना मेरी बात। डेजर्ट हमेशा लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन की वजह से पहचाना जाता है। लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट। क्या लद्दाख में गर्मी है? No, sir. हिमालय आगे है, मानसून विंड्स वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मानसून विंड नहीं जाएगा तो वहां बारिश कहां से होगी? इसलिए लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट। टकला मकान इज अ कोल्ड डेजर्ट। देयर इज अ डेजर्ट इन दिस गोबी डेजर्ट, टकला मकान, हाँ ये सारे डेजर्ट्स जो है यहाँ साउथ अमेरिका में, यहाँ नीचे है, नहीं कालाहरी तो इधर है, अटाकामा। अटाकामा जो है वो भी हॉट डेजर्ट है। मैं कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उसको बोलते हैं पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट जो है यहाँ पे एंडीज है, एंडीज माउंटेन चेन है। तो वो जो है जो समुद्र से आने वाली विंड्स है, समुद्र से आएंगी तो मॉइस्चर तो साथ लाएंगी ना, वो पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि बीच में बैरियर है। तो इसलिए यहाँ पे पैटागोनियन डेजर्ट बनता है, वो एक कोल्ड डेजर्ट है। नामिब डेजर्ट, नामीबिया, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना। तो थार हमारा इंडिया की एग्जांपल देंगे, क्योंकि अगर आपको दुनिया भर की चीजें समझ नहीं आ रही, इंडिया की तो समझ आएंगी ना। थार डेजर्ट इज हॉट डेजर्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के बीच में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बीच में पास होता है इसको, तो गर्म रहता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बरक्स आप देख लो, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। तो डेजर्ट गर्मी से नहीं पहचाना जाता है, किसकी वजह से पहचाना जाता है? लैक ऑफ रेनफॉल की कमी की वजह से, ठीक है ना। तो ये सिंपल चीजें हैं, आप इनको, इनके नोट्स देखोगे तो इतने इतने लंबे हैं। सो पुटिंग इट इन द नटशेल व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो इतना जो मैंने आपको समझाया इट इज मोर देन सफिशिएंट। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ये सब चीजें जो अभी मैंने डिस्कस की आपको डिटेल में आपको समझाई जाएगी। इंडिया में 12 से लेके 16 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर देयर। वो सारी आपको वेजिटेशन चैप्टर, जैसे फिजियोग्राफी हो गई, वेजिटेशन चैप्टर पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में, वहां पे आपको मैम साथ जो भी होगा वो आपको आराम से वो सब चीजें समझाएगी। मुझे इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव से समझाना था। यस सर, ठीक है। सो मूविंग फर्दर हम जाते हैं अब दूसरे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब इसमें करंट अफेयर जो है दैट इज ISFR। ये ISPR नहीं है पाकिस्तानी वो इंटेलिजेंस, नो, इट इज ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट 2021। ये एक रिपोर्ट है जो बाईइनियल है। क्या है? बाईइनियल। आपने बाईएनुअल सुना होगा, बाईएनुअल हो गया 6 महीने के बाद, ये बाईइनियल है, ये हर 2 साल के बाद आता है। इसको पब्लिश करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो है मैं आपको कल पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स। मैं आपको बताऊंगा इंडिया के फॉरेस्ट का क्या हाल है, किस स्टेट में फॉरेस्ट बड़े हैं, किस में कम हुए हैं, जी सर, ठीक है ना। ये कल पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, यस। ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे वाले, इसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम देखोगे, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। देखो ओशंस तो हैं ही, ये आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे ओशनोग्राफी। तो कितने ओशन हैं? बड़े ओशन कितने हैं दुनिया में? 5, 5th ऐड हो गया, उसको बोलते हैं सदर्न ओशन। 4 तो आपने सुना होगा, आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन। अब जो है वो कौन सा है? सदर्न ओशन। और याद रखना, सदर्न ओशन जो है उसको हम एंटार्क्टिक सर्कल, उसकी बाउंड्री है। हर किसी ओशन की बाउंड्री जो है वो लैंड है। आप बोलोगे बिटवीन अमेरिका एंड अफ्रीका जो है वो अटलांटिक है, बिटवीन अफ्रीका एंड यूर इंडोनेशिया एटसेट्रा जो है वो क्या है? देख लो ना वहां पे पड़ा हुआ है, वो इंडियन है। तो लैंड बाउंड्री से हम डेजिग्नेट करते हैं आपके ओशंस को। लेकिन एक ऐसा ओशन जो करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर भी चल रहा था कि इसकी बाउंड्री जो है वो किससे आती है? वो एक इमेजिनरी लाइन से आती है। ये आपका एंटार्क्टिक है ना, तो यहां मान लीजिए आप 66.5 डिग्री पे यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, इमेजिनरी लाइन, जैसे मैं अभी इक्वेटर खींच रहा था। तो वो जो इसकी बाउंड्री है और इसके आसपास ये जो वाटर्स हैं इनको बोलते हैं सदर्न ओशन। तो 5 ओशंस, ठीक है। सीज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपके लेक्स हैं, लेक्स जो है वो भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। लेक कुछ फ्रेश वाटर हो सकते हैं, कुछ सैलीन हो सकते हैं, कुछ ब्रैकिश हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हो गए आपके कोरल रीफ्स और हो गए सर आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव।
इन्वायरमेंट के हिसाब से देखोगे तो दो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड कोरल रीफ्स एंड अनदर इज कॉल्ड मैंग्रोव्स। तो पहले हम देखते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। तो कोरल रीफ अभी मैंने आपको बोला कि इट इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ कोरल, इनको बोलते हैं सी एनिमोनस पॉलिप्स। क्या बोलते हैं? सी एनिमोनस पॉलिप्स। ये एनिमल है, ठीक है। प्लस इसके साथ मिलता है एक एल्गी, उस एल्गी का नाम है ज़ूज़ेंथेली। ये दोनों मिला के बनाते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। ये जो सी एनिमोनस पॉलिप्स होते हैं ये कैल्शियम से बने हुए होते हैं। इनकी शेल होती है ना, जैसे ऑयस्टर की शेल होती है, जैसे फिशेस के अंदर वो कांटा होता है ना, स्केल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। और ये जो है ये प्लांट मटेरियल। तो जो कलर आता है इनको, अगर आप देखोगे यहां से जाके गूगल सर्च कर लेना कोरल, आप देखो क्या कलर्स हैं, अमेजिंग। तो कलर जो है हमेशा कहां से आता है? जैसे लाइकन मैंने आपको कल पढ़ाया मैंने लाइकन में आपको बोला कि एक तरफ फंगई होता है, एक तरफ एल्गी होता है। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है, फूड प्रोड्यूस करता है, और जो आपका फंगई है वो प्रोटेक्शन देता है उसको, ठीक है। इससे सिम्बायोसिस चलती है, म्यूचुअलिज्म चलता है वहां पे। तो सिमिलर केसेस है कि ज़ूज़ेंथेली जो है ये क्या करता है? इसको फूड देता है, बिल्कुल, ये इसको फूड देता है और ये इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, देखिए इसके लिए इन कोरल्स को एग्जिस्ट करने के लिए कोई कंडीशन चाहिए, हर जगह नहीं पाई जाती है। अभी मैं आपको इंडिया में बताऊंगा कहां कहां पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती है। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। स्पेसिफिक कंडीशन अगर आप देखोगे, नंबर 1 इज टेम्परेचर। अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, एटमॉस्फेयर का नहीं, पानी का टेम्परेचर, तब जाके कोरल्स जो है वे एग्जिस्ट करें। वाटर जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी गंदा होगा तो लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी। लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी तो ज़ूज़ेंथेली कैसे काम करेगी? ठीक है। और शैलो, इनका प्लेटफॉर्म जो है शैलो होना चाहिए, अराउंड आप मान लीजिए 500 मीटर्स तक, क्योंकि 500 मीटर्स तक इसका फोटिक जोन, वहां तक लाइट पेनिट्रेट करती है। सेडिमेंटेशन फ्री, ये नहीं कि जैसे गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई, मिला के बनाते हैं जमुना, वो जो है वो घुस जाती है फिर बे ऑफ बंगाल में। तो जहां पे एक रिवर सी में एंटर करता है, अपने साथ सेडिमेंट्स लाता है, क्ले, सिल्ट, सैंड, पेबल्स, वो डाल देता है। तो अगर कोरल नीचे होकर उसके ऊपर सेडिमेंट्स बैठेगी तो फिर कैसे काम होगा? सो इट शुड बी सेडिमेंटेशन फ्री। और अक्सर हाँ जो आप बोल रहे हैं ना ट्रॉपिकल, वो यही फिट होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कुछ कोरल्स ऐसे हैं जिनको बोलते हैं कोल्ड वाटर कोरल्स। वो आपके ऊपर, जैसे मैंने बताया था, ऊपर हायर लैटिट्यूड्स में भी पाए जाते हैं। आपने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पढ़ा है? ये जो कोरल्स है कोल्ड वाटर कोरल्स, दैट इज वन ऑफ द एविडेंसेस कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो चुकी है। ये कोरल्स बने थे ट्रॉपिक्स में, फिर जब कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट हो गया तो अपने साथ कोरल को भी ले गया। नाउ दे हैव अडैप्टेड टू द कोल्ड वाटर। सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस जो कोरल पॉलिप्स को चाहिए एग्जिस्ट होने के। अगर इनमें कोई डिस्टरबेंस आ गई, अगर इनमें कोई डिस्टरबेंस, दिस सी एनिमोनस पॉलिप जो है इट विल एक्सपेल ज़ूज़ेंथेली, इसको बोलेगा दफा हो जा, क्योंकि तू काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिट्रस आ गया, इसको बोलते सिट्रस कंडीशन। उस टाइम पे जब ज़ूज़ेंथेली भाग गया तो कलर किसकी वजह से था? अब ज़ूज़ेंथेली उड़ गया, बट गया सी एनिमोनस पॉलिप, ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो इसका कलर क्या रहेगा? व्हाइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। समझ आ गई? व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? अंडर सिट्रस कंडीशंस सी एनिमोनस पॉलिप्स जो है दे एक्सपेल द ज़ूज़ेंथेली, दैट इज व्हाई देयर कलर जो है इट फेड्स अवे, उसका कलर ही खत्म हो जाता है, तो कोरल्स नाउ लुक व्हाइट। अदरवाइज कोरल्स जो है मल्टी कलर्ड होते हैं। ठीक, ऐसा कौन सा स्ट्रेस इनको पड़ रहा है? अरे यार ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई पानी में, मान लीजिए आप गंद आ गई
पानी में गंध आ गई, अब लाइट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो जूस एंड एलगी कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 25 से ऊपर बढ़ गया, स्ट्रेस आ गया, तो इट विल एक्सपेल। वही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही ओशन का सिंक, ये पी जाते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ओशन की एसिडिफिकेशन हो जाएगी। जब ओशन एसिडिक बनेंगे तो कंडीशंस व्हिच आर मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल्स जो है वो खत्म हो जाती है। सो दैट इज व्हाई these sea anemones polyps जो है they expel the zooxanthellae, और इनका कलर उड़ जाता है क्योंकि कलर सारा किसकी वजह से था, and that's why we call it coral bleach। इंडिया में जो है बहुत जगह पे ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूर गल्फ ऑफ कच्छ, पता है गल्फ ऑफ कच्छ कहां पे है? गुजरात में। सिमिलरली वी हैव गल्फ ऑफ खंबत, वहीं पे उसके नीचे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको करंट अफेयर से, एंड होपफुली इससे क्वेश्चन बन सकता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप जो है सारे के सारे कोरल ही है, कोरल आइलैंड्स, ठीक है। पाल्क बे, पाल्क बे पता है कहां है? श्रीलंका है, वहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है, वहीं पे पालक बे भी है, तो वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हो गई है नियर आवर व्हाट वी कॉल वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट से कुछ 100 माइल दूर, दिस इज आवर इंडिया, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया पूरा, इससे कुछ 100 माइल्स अवे यहां पे कुछ कोरल आइलैंड्स पाए गए हैं, इसको बोलते हैं एंग्रिया बैंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? एंग्रिया बैंक, ANGRIA, एंग्रिया बैंक। दिस एंग्रिया बैंक इज कॉल्ड ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ इंडिया। आपने सुना है ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इंडिया का ग्रेट बैरियर रीफ कौन है? एंग्रिया। अभी रिसेंटली ये जो है हमने पा लिया है वहां पे, वे आर फाउंड इट देयर, ठीक है। एंग्रिया बैंक अराउंड 100 माइल्स अवे फ्रॉम, इट्स कॉल्ड इंडियाज ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये जो एंग्रिया बैंक है ना, ये हमसे कितना दूर है? 100। आपने पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए क्या होता है, मैं समझाता हूं। अभी तक समझ आ गया? अभी तक कोई डाउट है? मैं समझाता हूं।